गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 6 की पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। हमारा पहला चैप्टर का नाम है कैसे पता करें कब क्या हुआ, इतिहास जानने के स्रोत। तो बच्चों, आज ये पहला चैप्टर में बताऊंगी आपको कि इसमें कैसे हम लोग ने सबसे पहले इतिहास के बारे में जानकारी की, क्योंकि जो इतिहास है उस समय हम लोग नहीं थे और आज जो है तो बहुत पहले समय की बातों को हम किस तरह जानें, क्योंकि उस समय तो इस समय के लोग तो उसमें थे नहीं, काफी पुरानी बात है। तो इस चैप्टर में वही जानेंगे कि उस समय क्या था, कैसे लोग रहते थे, क्या पहनते थे, किस तरह। तो हम ये जानेंगे कि किस किस माध्यम से, किस तरीके से हम जो है इतिहास के बारे में हमको जानकारी हुई है, हमारे पुरातत्वों को। तो बच्चों, हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना है कि उनके बारे जानने के लिए इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते हमें समय की जानकारी देते हैं। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास जो है बच्चों, उस समय जो जो लोग रहते थे, जो समय बीत गया वो इतिहास होता है। भाई, वर्तमान का जो समय वो तो इतिहास नहीं, जो बीता हुआ है, पास है, वही हमारा इतिहास है। तो उस समय बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और उनको जानने के लिए, उनके बारे में वो कैसे थे, किस तरह रहते थे, क्या करते थे, ये इतिहास एक सघन साधन है। तो कैसे पता लगाएं? अतीत के समय एक ऐसा भी युग था जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है बच्चों, उस समय बच्चों को, उस समय जो हमारे बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, किसी को भी लिखना पढ़ना नहीं आता था। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को, जैसे मिट्टी के बर्तन जमीन पे दबे हुए मिले, खिलौने, हथियार, औजार, ये सब चीजें हमें वहां जहां वो लोग रहते थे वहां से पुरातत्ववेत्तों को जमीन के अंदर खोद के प्राप्त हुआ। ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हम इन्हीं से जान सकते थे कि कितने साल ये पुराने हमारे ये सामान हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा था। जो सामान जो खोद के जमीन से हमें प्राप्त हुआ, वो पुरातत्व जो थे, जो इतिहास के बारे में जानकारी करते थे, वो जो है उन्होंने 3 भागों में इनको, क्योंकि कोई चीज को एक ही आदमी नहीं कर सकता है और उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए तो उसके बारे में हमें जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमें वह समय जिसके लिए भी कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व ऐतिहासिक काल कहा गया। वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो पूर्व ऐतिहासिक काल कहा गया। वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त हो किंतु उसे पढ़ा न जा सके तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। मतलब सामग्री मिली और हर साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो आदि ऐतिहासिक काल कहलाए। इसी तरह इस प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है, जिसमें जो सामान हम पाए उसको पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज है, उसे पढ़ा भी जा सकता है, समय उसको अगर हम पढ़ लेते हैं, पढ़ा भी जा सकता है, तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहा गया। ठीक है बच्चों, तो हमारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर हमने इतिहास को 3 भागों में, इतिहासकारों ने 3 भागों में इसको बांटा है: पूर्व ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्रों पर लिखता था। कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं पे, स्तंभ, पत्थरों की दीवारों पे, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे पलकों, टुकड़ों पे जो है वो लिखा करता था। पत्थर के टुकड़े हैं, स्तंभ, दीवार है, पिलर है, इन सब चीजों पे वो लिखता था। तो बच्चों, ताड़ पत्र का मतलब ताड़ के पेड़ से जो पत्ते निकलते, ताड़ एक पेड़ होता है, उससे जो पत्ते निकलते, बड़े बड़े पत्ते उसके होते, उसमें वो लोग पत्र लिखते थे। कुछ भी लिखना होता तो उसमें लिखते थे। भोजपत्र मतलब भुज नामक एक पेड़ की छाल है, उस पर लिखते थे। ताम्रपत्र का मतलब कि तांबे की पतली पतली ऐसे पट्टियां टाइप की लेते थे और उस पे वो लिखते थे। स्तंभ लेख, पत्थर के जो खंभे बने होते थे उन खंभों पर लिखते थे। शिलालेख
बड़े बड़े चट्टानों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे वो अपनी बातों को लिखा करते थे। बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बता रही हूँ आपको कि ये देखिए इनकी ये भाषाएं हैं। ये भाषा, इस भाषा में वो लिखते थे ब्राह्मणी लिपि। जो ये लिखा इन्होंने, ये कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। और नीचे जैसे ही देखिए आपको दिखा रहे पास से हम कि ये देखिए ये ब्राह्मणी लिपि है और नीचे देवनागरी लिपि। हम लोग भी इस समय जो पढ़ते हैं, हम लोग की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। दे, आ, गा ये अक्षर आ गए, ये लेटर आ गए, ये हमारे शब्द वर्ण आ गए। अब तो उस समय ये ब्राह्मणी लिपि चलती थी। ये ऊपर मैं दिखा रही हूँ फिर से आपको, ये जो लिखे हैं ब्राह्मणी लिपि में है। इस समय जो हम लोग अक्षर वर्ण प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि है। वहाँ के सिक्के कैसे चलते थे उस समय? सिक्के कैसे थे जब इतिहास हमें हुआ, इतिहास की जानकारी हुई, तो कैसे वहाँ के सिक्के मोहरे देखे उस समय के। प्राप्त सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम और उसके समय का पता चलता है। जो सिक्का मिलता है, मोहरे मिले, उसमें शासक के चित्र बने होते थे, सन लिखे होते थे, ये सब चीजें उसमें होती थी, जिससे पता चल जाता था कि ये किस राजा के समय का सिक्का है। सिक्के की बनावट से, उस समय की कला और सिक्कों की धातु से, कि वो चांदी का है कि तांबे का सिक्का है कि लोहे का सिक्का, इन सब की जानकारी से हमें जो है पता चल जाता था कि ये किस राजा के समय का सिक्का है। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है। ये जो सिक्का आप देख रहे हैं पास में दिखा रही हूँ, उसमें जो है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को सिक्के पे घोड़े की घुड़सवारी करते दिखाया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हम इस सिक्के से जान गए कि ये जो सिक्का है कुमार गुप्त प्रथम का चित्र बना हुआ है, तो उन्हीं के समय का ये हमारा सिक्का है। इस सिक्के को देख करके आप पता लगाइए क्या है। तो आप चित्र देख के आप सिक्के को समझ सकते हैं कि ये किस समय का सिक्का है, इसमें कौन से राजा है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हड़प्पा कालीन मोहरे मेसोपोटामिया से मिली है। इसके ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों ने व्यापार मेसोपोटामिया से प्रारंभ किया। मेसोपोटामिया से होता है इसका व्यापार। ये देखिए मैप बना हुआ, मैप आप पास से देख सकते हैं। यहाँ से देखिए ये मैप पूरा ये बना हुआ है इसमें। धौलावीरा, हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में। धौलावीरा बच्चों कहाँ पे है? गुजरात में। जहाँ पे हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था वो तो गुजरात में है। यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण योजना, जल निकास प्रबंध आदि की साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें जो हड़प्पा कालीन में कैसे निर्माण किए गए थे, घर कैसे बनाए गए थे, कैसे पानी का निकासन हुआ था, नालियां बनी थी, उसके सबूत से हम लोग जानते कि यहाँ पे गुजरात में जो है हड़प्पा सभ्यता। सारनाथ स्तूप, ये देखिए चित्र में करीब से आपको दिखाती हूँ। ये सारनाथ का स्तूप है। इसमें सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और में स्थित है, और ये इसका निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। बच्चों आपको ये जो है याद करना है, जीके में भी आप इसको उल्लंघन कर लीजिएगा, पूछते हैं, और इसको अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन, कि मौर्य वंश के शासक अशोक ने सारनाथ स्तूप का निर्माण कराया था और महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। ठीक है। फिर साहित्य स्रोत क्या थे उस समय? ताड़पत्रों, भोजपत्रों, तामपत्रों, चमड़े और लकड़ी के पट्टों पर लिखे लेखों के साथ साथ कुछ साहित्य ग्रंथों पर भी लोगों ने रहन सहन, विचार, खान पान आदि के बारे से जानकारी मिलती है। जैसे देखिए पुस्तक उस समय क्या थी? वेद, रामायण, महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जातक कथा, ये सब चीजें उसमें चलती थी। और उस समय जो है लेखक के नाम क्या है? वाल्मीकि और वेद व्यास। काल का था वैदिक कालीन विवरण, महाकाल कालीन समाज का वर्णन, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक स्थिति। धर्मेतर साहित्य क्या था? अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी। अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। चाणक्य, जिनको चाणक्य भी कहते हैं, कौटिल्य ने लिखा, और मौर्यकालीन समाज की राजनीति और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को उसमें दर्शाया। राजतरंगिणी कल्हड़ ने लिखा है, और कश्मीर के इतिहास के विषय में उसमें जानकारी है। विदेशी यात्रा के वृत्तांत, इंडिका यात्रा विवरण, इंडिका किसने लिखा बच्चों ने? मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य कालीन के समय में की उनकी झलक है उसमें। ये यूनानी राजपूत था मेगास्थनीज। यात्रा विवरण किसने लिखा? फायान, चीनी यात्री था। किस समय आया था? गुप्त काल के से समय संबंधित इसमें बातें हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से आप समझ गए कौन सी किताब कौन लिखा। इसको आप एक बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। अब बच्चों इसमें दिया हुआ है
कि हमारे जो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें, जैसे आपने देखा भी, हेनशांग और हर्ष के और ये यात्रा विवरण दोनों ने इन्होंने लिखा हुआ है। मेगास्थनीज ने लिखा, फायान ने लिखा, इन लोगों ने लिखा। तो इनकी किताबों से भी हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, और जो यहाँ के लोगों ने लिखा उससे हमें तो जानकारी प्राप्त होती ही है। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के अतीत की कृषि, पशुपालन, शिल्प, काम धंधे, व्यापार, नाप तोल, लेन देन आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि ये सामाजिक स्तर पर तथा राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा, सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार कला, आचार, विचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ, परंपराओं के आधार पर हमें धार्मिक और सांस्कृतिक जो है स्थिति का वर्णन उस समय का होता है। इतिहास, अब बच्चों देखिए कि इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उसके धर्म और उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। कहने का अर्थ ये है कि इतिहास का जो हम अध्ययन करते हैं वो अतीत की जो हमारी घटनाएं होती हैं उनसे जो है वर्तमान और भविष्य के लिए हमें सबक होता है हमारे लिए, कि हम किस तरह अपने वर्तमान को संवारे और भविष्य को किस तरह हम अच्छा कर सके। इतिहास में यह भी सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण करें, कैसे करें कि जिनसे समरसता और शांति को बढ़ावा मिल सके। मतलब इतिहास ये बताता है, जैसे राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ होती थी तो उसमें जो है आपस में छीना झपटी भी होती थी और उसमें बहुत सारे लोग मर जाते थे। तो हमें उनसे अनुसरण लेना चाहिए कि हमें इस तरह के कार्य नहीं करना चाहिए और शांति को बढ़ावा देना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह भी हमें इतिहास ये भी हमें सिखाता है। और बच्चों जब अब देखिए कि जब जो हमारे पुरातत्वविद हैं किसी के स्थान की खुदाई करते तो उन्हें कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर के पहले हैं और कौन से बाद के, ये हमें कैसे पता चलता है। तो ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं बच्चों कि ये देखिए स्तर 2 और स्तर 3 को आप देखिए, 2 और ये 3 को, इसमें कौन सा ज्यादा पुराना आपको लग रहा है। किसी भी पूरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। जब लोग वहां रहते हैं तो वहां पे उनके सामान है, उनका घर है, उनके पत्थर है, कपड़े हैं, कुछ न कुछ जमीन के अंदर रहता है। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास ही जमा करते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद वहां एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर युगों के होते हैं। तो बच्चों आप देखते हैं कहीं भी आप कोई चीज भी आप मिट्टी एक जगह एक जो है आपने मिट्टी बड़े बर्तन में लिया और तसले में लिया, उसको मिट्टी को गिरा दिया, इसके बाद दोबारा फिर आप गए उसके ऊपर मिट्टी फिर डाल दिए, फिर आप गए ऐसे डाल दिए, फिर दोबारा डाल दिया, ऐसे डालते डालते ऊपर एक टीला बन जाता है। तो आप सबसे पहले कौन सी आपने डाला था, तो क्या सबसे जो ऊपर है क्या वो तसला डाला था? नहीं, जो सबसे नीचे हमारा तसला वो, यानी कि वो सबसे पहले हमने डाला था, यानी सबसे पुराना हमारा तसला हुआ। तो इसी के हिसाब से कि ये वो नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे जो सबसे नीचे होगा वो सबसे पुराना हमारा होगा, ये पता चल जाता है वहां के चीजों से। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह इतिहास के बारे में हमें जानकारी होती है। आपको बहुत उत्सुकता हो रहा होगा इस चैप्टर के पढ़ने से पहले कि हम उस समय थे नहीं, हमारे बाबा पढ़ा कोई भी नहीं थे, तो कैसे हम इतना इतिहास के बारे में किस तरह सबको जानकारी हुई। तो बच्चों इस चैप्टर को जब आप दोबारा अपने से पढ़ेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे कि किस तरह जो है हम जो है इतिहास के बारे में हमको पता चला है। तो बच्चों आज इतना ही, कल हम इसका अभ्यास कराएंगे, फिर मिलते हैं नई क्लास में। बाय बाय।